दोस्तों, अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज की कहानी तो शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण अभी-अभी रामनगर की सड़कों पर बिछी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सर्दियों के आगमन का संकेत दे रही थी। कोहरा अभी पूरी तरह नहीं छटा था और सड़क के किनारे खड़े पेड़ धुंध में लिपटे हुए किसी पुरानी तस्वीर जैसे लग रहे थे। इसी सुनसान सड़क पर एक पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज गूंज रही थी, टन टन टन। ये आवाज किसी आम सुबह की नहीं थी। ये आवाज किसी खुशखबरी की थी, किसी उत्सव की थी। साइकिल चला रहे थे आर्यन। उम्र में वो अभी 24-25 साल का ही होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा चमक था जो किसी भी उम्र के लड़के में कम ही देखने को मिलता है। उसके चेहरे पर पसीने की हल्की बूंदें थीं, लेकिन उसकी सांसें नहीं फूल रही थीं। वो लगातार पैडल मारे जा रहा था, जैसे कोई मंजिल उसे बुला रही हो। आर्यन की साइकिल की अग्र टोकरी में कुछ खास था। वहां साधारण सामान नहीं, बल्कि ताजे गुलाबों का एक विशाल गुलदस्ता रखा हुआ था। लाल गुलाब, इतने ताजे कि उनकी पंखुड़ियों पर अभी भी ओस की बूंदें चमक रही थीं। इन गुलाबों की खुशबू हवा में बिखर रही थी और आर्यन को लग रहा था कि ये खुशबू सीधे उसके दिल में समा रही है। आज का दिन उसके लिए साधारण नहीं था। आज वो दिन था जिसका उसने महीनों से इंतजार किया था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली, जिसमें उसने कुछ पंक्तियां लिखी थीं, लेकिन फिर उसे वापस जेब में रख लिया। उसे लगा कि शब्द कम पड़ जाएंगे, इसलिए उसने चुप्पी को ही अपना दूत बनाया। वो किसी भी मोड़ पर नहीं रुका, न किसी दुकान पर, न किसी दोस्त के घर के सामने। उसकी आंखें सीधी सड़क के उस छोर पर थीं, जहां एक पुरानी लेकिन देखभाल की हुई इमारत खड़ी थी। इस इमारत के गेट पर लोहे के अक्षरों में लिखा था, बाल आश्रम किरण। ये कोई साधारण इमारत नहीं थी। ये उन बच्चों का घर था जिनका कोई अपना नहीं था। यहाँ की दीवारों ने हजारों बच्चों के हंसी खुशी के पल देखे थे और ऐसे ही हजारों आंसू भी सोखे थे। आर्यन और उसकी होने वाली महबूबा, दोनों की कहानी की शुरुआत भी इसी आश्रम से हुई थी। आर्यन ने साइकिल को गेट के पास लगी पुरानी दीवार के सहारे खड़ा किया। उसने अपने कपड़ों को एक बार झटका, कमीज की सिलवटें ठीक की, बालों को हाथ से संवारा। उसने अपने आप को शीशे में देखा, जो साइकिल के हैंडल पर लगे छोटे से दर्पण में झलक रहा था। वो गहरा सांस लेकर मुस्कुराया। फिर उसने टोकरी से वो भारी गुलदस्ता उठाया। फूलों का वजन उसके हाथों में था, लेकिन उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। वो धीरे धीरे आश्रम के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। लोहे का भारी गेट थोड़ा जंग लगा हुआ था, लेकिन आर्यन ने उसे बड़े आदर से धकेला। चरमराहट की आवाज हुई और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा बेहद सुकून भरा था। लॉबी में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर बच्चों द्वारा बनाए गए रंग बिरंगे चित्र लगे हुए थे। कोई सूरज बना था, तो कोई घर, तो कोई परिवार। आर्यन की नजर उन चित्रों पर गई और उसके होठों पर एक मंद मुस्कान खेल गई। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी इन दीवारों का हिस्सा था। उसकी चिंता भरी आंखों में, जो हमेशा एक अदृश्य बोझ ढोती रहती थीं, आज धीरे धीरे मुस्कान आ जाती है। तभी सीढ़ियों की ओर से कदमों की आहट सुनाई दी। एक लड़की सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने साधारण सी सलवार कमीज पहन रखी थी, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अलग ही नूर था। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी नजरें आर्यन से टकरा गईं। वो कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। आर्यन की दुनिया, उसकी सांसें, उसकी वजह। मीरा ने आर्यन को देखा और उसके चेहरे पर भी वही मुस्कान खिल गई जो आर्यन के चेहरे पर थी। उसने हाथ के इशारे से बुलाया कि वो उनके पास आ जाए। आर्यन वहीं खड़ा रहा। वो हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो।
उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली पड़ गई। उसे न दीवारें दिखाई दे रही थी, न फर्श, न सीलिंग। बस उसका सुंदर चेहरा, उसकी मासूमियत और सभी के प्रति उसका प्यार ही नजर आ रहा था। आश्रम के सारे बच्चे आंगन में खेल रहे थे। कोई लुकामारी खेल रहा था तो कोई गिल्ली डंडा। उनकी हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। मीरा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए आर्यन के पास आई। उसने अपना हाथ आर्यन की आंखों के सामने लहराया। अरे, क्या खड़े खड़े देख रहे हो? पत्थर के बुत बन गए क्या? मीरा की आवाज में एक मजाक था, लेकिन उसमें अपनापन भी था। आर्यन हड़बड़ा गया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। मीरा हंसी। उसने आर्यन के हाथ से वो भारी गुलदस्ता छीन लिया। लाओ, ये मुझे दो। इतने भारी फूल लेकर खड़े रहोगे तो थक जाओगे। अरे पर ये... पंकज कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सब भूल जाता है और शिप्रा के साथ जश्न में शामिल हो जाता है। यहां कहानी के मूल प्रवाह के अनुसार आर्यन चुप हो गया। आर्यन चुप हो गया। मीरा गुलदस्ते को खोलती है और उसमें से फूलों को वहां के देखभालताओं और शिक्षकों में बांटती है। हर फूल देते समय वो सबको मीठी मुस्कान देती है। सभी खुश हैं और इस पल का आनंद ऐसे ले रहे हैं जैसे उन्होंने कभी पहले ऐसा अनुभव ही न किया हो। आश्रम की मैडम, जो बच्चों की देखरेख करती थीं, उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम दोनों हमारे लिए गर्व की बात हो। जश्न के बाद दोपहर ढलने लगी थी। सूरज अब सिर पर नहीं बल्कि क्षितिज की ओर झुक रहा था। आर्यन और मीरा आश्रम से बाहर निकले। वे घर लौटते हुए सड़क पर चलने लगते हैं। आर्यन अपनी साइकिल को हाथ से धकेलते हुए बात करता है। सड़क पर सन्नाटा था, केवल दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कितना मजा आया ना? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में अभी भी उत्साह था। हाँ, काफी, मीरा ने जवाब दिया। उसकी नजरें सामने सड़क पर थीं। तुम खुश हो? आर्यन ने रुककर पूछा। मीरा ने उसकी ओर देखा। बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि यही तो जिंदगी है, इसे जी भर के जी लूं। अच्छा, और बाकी? बाकी क्या? आर्यन ने हिम्मत करके पूछा। मीरा ने आसमान की ओर देखा। बस एक अच्छी सी जॉब चाहिए, एक अच्छा सा पार्टनर और छोटी सी फैमिली, लाइफ सेट। और कहां से मिलेगा अच्छा सा पार्टनर? आर्यन ने शरारत से पूछा। मीरा हंसी। सोचूंगी, अभी तो पता नहीं। मुझे पता है, आर्यन ने धीरे से कहा। क्या? मीरा ने कान लगाए। आर्यन अपनी जेब से एक छोटा सा गुलाब निकालता है जो उसने बचा कर रखा था, और मीरा को देता है। मीरा मुस्कुराती है जैसे उसे पता हो कि क्या हो रहा है। अरे क्या, मैं सीरियस हूं, आर्यन ने कहा। आपकी सीरियसनेस काफी लो बजट नहीं लग रही क्या? मीरा ने मजाक किया। अभी तो है, पर मैं जल्दी ही सब कुछ कर लूंगा। अरे हंस क्यों रही हो यार, सच कह रहा हूं। मीरा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। आर्यन, तुम जानते हो हम दोनों ने कैसे इसी ऑर्फनेज में अपना बचपन स्पेंड किया है। मैं जानती हूं कि हमारे केयर टेकर्स वहां पर जितना हो सके उतना ध्यान रखते थे, पर चीजें हमेशा इतनी सही नहीं थीं। लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मैं हम दोनों को सेटल होते हुए देखना चाहती हूं। आर्यन का चेहरा उतर गया। मतलब इट्स अ नो? मना किसने किया है? मीरा ने हल्की सी मुस्कान दी। बस थोड़ा वक्त। वैसे तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है ना कल, तैयारी हो गई है तो शायद, आर्यन ने कहा। मीरा अपनी आंखों में विश्वास लिए उसे देखती है और उसके कंधे पर हल्की सी थपकी देती है। आर्यन इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा है। कमरे में एसी की ठंडक थी, लेकिन आर्यन के माथे पर पसीना था। सामने 3 लोग बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आर्यन ने अपने रेज्यूमे के बारे में बताया, अपने सपनों के बारे में बताया, और ये भी बताया कि वो क्यों काम करना चाहता है। इंटरव्यू लेने वाले लोग उसकी बातों से खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने आपस में कुछ फुसफुसाया और फिर मुख्य व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर हायर्ड। आर्यन तुरंत मुस्कुराता है
और सहमति में सिर हिलाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उंगलियां कांप रही थीं। उसने मीरा का नंबर डायल किया। जैसे ही वो कॉल उठाती है, आर्यन उत्साह से तुरंत बात करना शुरू कर देता है। कॉन्ग्रेचुलेट मी, आई एम हायर्ड। यार मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हाउ हैप्पी आई एम। तुम कहाँ हो मुझे बताओ, आई विल पिक यू अप। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज वैसी नहीं थी जैसी आर्यन उम्मीद कर रहा था। उसमें उत्साह नहीं, एक अजीब सी थकान थी। आर्यन, मैं अभी नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? आर्यन की आवाज में चिंता आ गई। मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूं, बाद में बात करते हैं। फोन कट गया। आर्यन वहीं खड़ा रहा। उसका उत्साहित चेहरा धीरे धीरे उदासी में बदल जाता है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ से जीत का चैंपियन ट्रॉफी छीन लिया हो। उसे नहीं पता था कि यह जीत की शुरुआत नहीं, बल्कि एक लंबे संघर्ष की समाप्ति की ओर पहला कदम था। समय बीतता गया। हफ्ते महीनों में बदल गए। मीरा की तबीयत बिगड़ती गई। वो कमजोर होती गई। आर्यन हर शाम अस्पताल जाता, लेकिन वो अस्पताल कोई साधारण अस्पताल नहीं था। वो जीवन रक्षा अस्पताल था, जहां गंभीर बीमारियों का इलाज होता था। एक दिन डॉक्टर ने आर्यन को अपने केबिन में बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता थी। मिस्टर आर्यन, मीरा की रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? वो बस कमजोर है, विटामिन की कमी होगी। आर्यन ने जल्दी से कहा, जैसे वो सच्चाई को टालना चाहता हो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। काश ऐसा होता। आर्यन, मीरा को ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया। ये एडवांस स्टेज में है। ये शब्द आर्यन के कानों में गूंज गए। उसे लगा जैसे कमरे की हवा खत्म हो गई हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कैंसर? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप गलत कर रहे हैं, दोबारा चेक करवा लीजिए। हमने 3 बार चेक किया है आर्यन। इलाज संभव है, लेकिन ये बहुत महंगा होगा और सफलता की गारंटी नहीं है। आर्यन वहां से बाहर निकला। उसे कुछ याद नहीं कि वो कैसे निकला। उसने मीरा से नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि मीरा डरे। वो हर रोज अस्पताल जाता, उसे हौसला देता, झूठे वादे करता कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मीरा दिन प्रतिदिन पिघलती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी। एक रात आर्यन अस्पताल के वार्ड में मीरा के बिस्तर के पास बैठा था। मीरा की सांसें उखड़ रही थीं। उसने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन, मीरा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ मीरा, मैं यहीं हूं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई जस्ट कांट। आर्यन की आंखों से आंसू बह रहे थे। इट्स ओके आर्यन, बस सोचो शायद ये समय हमारा था ही नहीं। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। आई लव यू, आर्यन ने रोते हुए कहा। आई लव यू टू। मीरा ने आंखें मूंद ली। इसके बाद मीरा अपना दम तोड़ देती है। मॉनिटर पर सीधी लकीर खिंच गई। बीप 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 और फिर सन्नाटा। आर्यन के लाख पुकारने पर भी उसका कोई जवाब नहीं आता। वो चीखता रहा, डॉक्टरों को बुलाता रहा, लेकिन सब बेकार था। मीरा जा चुकी थी, हमेशा के लिए। मीरा की मौत के बाद आर्यन टूट गया। वो जैसे एक खोखला पेड़ बन गया था, जिसकी जड़ें सूख चुकी थीं। उसने नौकरी छोड़ दी। वो घर से बाहर कम निकलता। उसका दोस्त समीर उसका बहुत ख्याल रखता था। समीर वही दोस्त था जो हमेशा से आर्यन के साथ था, लेकिन आर्यन अब उससे भी दूर हो गया था। वो अपने कमरे में बंद रहता, दीवारों से बातें करता, मीरा की तस्वीरों को घूरता रहता। एक रात आर्यन ने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की। उसने दवाइयां इकट्ठी की,
लेकिन अंतिम पल पर हिम्मत हार गया। उसे लगा कि अगर वो मर गया तो मीरा की यादें भी मर जाएंगी। उसे लगा कि उसे जिंदा रहना होगा किसी तरह, ताकि वो मीरा को महसूस कर सके। कुछ दिनों बाद आर्यन को एक ऐसे इंसान का पता चला जो रामनगर के पुराने बाजार में रहता था। लोग उसे बाबा कालमाथ कहते थे। कहा जाता था कि वो अलौकिक शक्तियों का जानकार है। आर्यन के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन डेस्परेशन इंसान को किसी भी रास्ते पर ले जाती है। वो उस अंधेरी गली में पहुंचा जहां बाबा का घर था। घर पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, जिस पर अजीब से निशान बने थे। बाबा कालनाथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी आंखें सफेद थीं, जैसे उन्हें दिखाई न देता हो, लेकिन वो आर्यन को देखते ही समझ गए। तुम अपनी आत्मा बेचने आए हो? बाबा की आवाज भारी थी। मुझे बस उसे वापस चाहिए, आर्यन ने कहा। मृतकों को वापस नहीं लाया जा सकता बेटे, लेकिन उनकी छाया को रोका जा सकता है। बाबा ने एक प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि वो मीरा की आत्मा से जुड़ी एक गुड़िया बना सकते हैं। ये गुड़िया साधारण नहीं होगी। इसमें मीरा की कुछ यादें, कुछ ऊर्जा कैद होगी। एक बात याद रखना, बाबा ने चेतावनी दी। ये शिप्रा नहीं, बस उसकी परछाई है, और इसके साथ होने के कुछ रूल्स हैं। जैसे इसे तुम हमेशा अपने साथ रखना। याद रहे कभी ये अकेली ना हो, और अगर कभी ये अकेली रही तो भूल कर भी रात के 1 से 3 बजे के बीच घर पर मत जाना। और अगर ऐसा हुआ तो? आर्यन ने पूछा। बाबा की आवाज और भी गंभीर हो गई। ये आयाम के उस दरवाजे से जुड़ी है जहां से शिप्रा नहीं और कोई भी आ सकता है। रात 1 से 3 के बीच इस पर शैतानी आत्मा हावी होगी। वो तुम्हें बुलाएगी, बहलाएगी और धीरे धीरे अपने साथ ले जाएगी। पहले चीजें छोटी होंगी, जैसे इसका खुद हिलना, पर धीरे धीरे वक्त के साथ उस शक्ति को अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी, पर तुम्हारा उससे दिल लगाना मना है। आर्यन ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। उसे बस मीरा चाहिए थी, चाहे वो परछाई ही क्यों ना हो। बाबा ने एक छोटी सी गुड़िया दी। वो गुड़िया हूबहू मीरा जैसी दिखती थी। वही कपड़े, वही चेहरे के भाव। आर्यन उसे लेकर घर लौट आया। आर्यन के लिए अब उसके पास मीरा थी। कम से कम उसे ऐसा लगता था। वो गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखता, उसके साथ ही रहता, खेलता और अपने प्यार का इजहार करता। वो गुड़िया को कुर्सी पर बिठाता, उसे खाना खिलाता, भले ही वो ना खाती, उससे बातें करता। आज मौसम अच्छा है ना मीरा? आर्यन गुड़िया से पूछता। गुड़िया चुप रहती, लेकिन आर्यन को लगता कि उसने हाँ में सिर हिलाया है। समीर जब भी आता उसे ये सब अजीब लगता। आर्यन, ये सब क्या है? ये सिर्फ एक गुड़िया है, मीरा नहीं है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम नहीं समझोगे समीर, वो यही है। मैं उसे महसूस करता हूं। लेकिन उसे चिंता रहती। वो आर्यन को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन फोन नहीं उठाता। आर्यन की दुनिया अब सिर्फ उस कमरे और उस गुड़िया तक सिमट गई थी। रातें अब आर्यन के लिए सबसे खास होती थीं। वो गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखता। कभी कभी उसे लगता कि गुड़िया की आंखें हिल रही हैं, कभी लगता कि उसने सांस ली है। वो इन वहमों में जी रहा था। उसे पता था कि ये गलत है, बाबा ने मना किया था, लेकिन प्यार इंसान को अंधा बना देता है। आर्यन ने बाबा की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। उसने सोचा कि मीरा की आत्मा इतनी पवित्र है कि कोई शैतान उस पर हावी नहीं हो सकता। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक रात आर्यन अपने कमरे के फर्श पर लेटा हुआ जागता है। वो पसीने से भीगा हुआ है और उसकी गर्दन और सीने पर नाखूनों के निशान हैं। वो धीरे धीरे उठता है और उस कुर्सी की तरफ देखता है जहां कल रात गुड़िया बैठी थी। अब वहां सिर्फ एक गुड़िया बैठी है, लेकिन उसकी पोजीशन बदल चुकी थी। कल वो दरवाजे की ओर मुंह करके बैठी थी
आज वो खिड़की की ओर मुंह करके बैठी थी। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो 3 साल पहले की बातें याद करता है। इंटरव्यू के बाद जब आर्यन ने मीरा को कॉल किया था, तब मीरा ने बताया था कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर आर्यन टूट गया। उसके बाद वो हर रोज़ मीरा से मिलने अस्पताल जाता और उसे हौसला देता, और फिर एक दिन इतने में ही हार मान गए। ये सब याद करके आर्यन रो पड़ता है। वो इस गम में इतना डूब गया था कि उसने खुद को ख़त्म करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। आर्यन उठता है और एक बर्तन में पानी उबालता है। तभी अचानक उसे पानी में मीरा की परछाई दिखाई देती है। वो तेज़ी से मुड़कर उसे देखने लगता है और पाता है कि मीरा उसके पीछे खड़ी है। झिझकते हुए आर्यन उसे कसकर पकड़ लेता है। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि ये कुछ भी नहीं बल्कि वही गुड़िया है जो कुर्सी पर बैठी थी। ये पहली बार है जब गुड़िया अपनी जगह खुद बदल चुकी थी। डर आर्यन को हरा देता है। वो गुड़िया को घूरता है, कमरे में दौड़ता है, उसे कुर्सी से बांध देता है और ऊपर से चादर डाल देता है। वो भय से हांफता है। उसके होठ कांप रहे होते हैं। आर्यन बिस्तर पर कूदता है, अपने ऊपर चादर खींचता है और डर के मारे कांपता है और लेट जाता है। रात के 12 बज रहे थे। बाहर तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी और हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थीं। आर्यन की आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जो एसी से नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से आ रही थी। अचानक चादर के नीचे से एक आवाज़ आई, आर्यन। आर्यन का दिल रुक सा गया। ये आवाज़ मीरा की थी, बिल्कुल वही आवाज़। आर्यन, मुझे ठंड लग रही है। आर्यन ने चादर हटाने की हिम्मत नहीं की। मीरा, तुम हो? हाँ, मैं हूँ। क्यों डर रहे हो? मैं तो तुम्हारी मीरा हूँ। आर्यन धीरे धीरे उठा। उसने कांपते हाथों से चादर हटाई। गुड़िया वहीं थी, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं और उन आंखों में चमक थी, इंसानी चमक। तुम बोल सकती हो? आर्यन ने पूछा। गुड़िया मुस्कुराई। ये मुस्कान मीरा जैसी थी, लेकिन इसमें कुछ खोट था, कुछ शैतानी। बोल तो सकती हूँ आर्यन, पर तुमने सुना नहीं, तुमने बाबा की बात नहीं मानी। कौन बाबा? तुम मीरा हो ना? मीरा तो चली गई आर्यन, मैं वो हूँ जो उसके बाद आया, वो जो अंधेरे में छिपा था। आर्यन पीछे हटा। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन गया। तभी आर्यन को याद आया बाबा की बात। रात 1 से 3 के बीच इस पर शैतानी आत्मा हावी होगी। घड़ी में 1:15 हो रहे थे। आर्यन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। गुड़िया अब कुर्सी पर नहीं थी, वो हवा में तैर रही थी, धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रही थी। मुझे छोड़ दो, आर्यन चिल्लाया। छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जहां मीरा है वहीं तुम्हें भी जाना होगा। मीरा स्वर्ग में है, तुम नर्क की आत्मा हो। स्वर्ग और नर्क वहीं है जहां इंसान का दिल होता है आर्यन, और तुम्हारा दिल तो टूट चुका है, वहां सिर्फ अंधेरा है। गुड़िया ने आर्यन की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श जलते हुए अंगारे जैसा था। आर्यन चीख पड़ा। उसने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। वे परछाइयां इंसानों जैसी नहीं थीं, वे विकृत थीं, लंबी और डरावनी। आर्यन जागता है और पाता है कि मीरा उसके पास लेटी हुई है। वो तुरंत उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगता है। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो डर ही गया था। अब मुझे छोड़कर मत जाना, कभी नहीं। कभी नहीं आर्यन, कभी नहीं। मैं तो अब तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। आर्यन का चेहरा बदल जाता है। वो उसके चेहरे की ओर देखता है और महसूस करता है कि ये मीरा नहीं बल्कि किसी और की भूत है जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। आर्यन चीख पड़ता है। आर्यन अपने बिस्तर पर जागता है और समझता है कि ये सिर्फ एक सपना था। वो राहत की सांस लेता है। वो दूसरी तरफ देखता है और पाता है कि गुड़िया कुर्सी पर बैठी है, उसे देख रही है। कोई शब्द नहीं, बस उसकी आंखों में प्यार भरा है।
एक बार फिर से आर्यन सब कुछ भूल जाता है और उसकी ओर चला जाता है। उस दिन मैंने हर वो कड़ी तोड़ दी जिसने मुझे बचाए रखा था। मैंने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। हर दिन, हर शाम, हर रात उसकी हो चुकी थी। मैंने वो हर चीज़ की जो सही नहीं थी, पर अब ये गलती मुझे ख़त्म कर चुकी थी। आर्यन अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा है, ऐसे रो रहा है जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसके पास कई पोलेराइड तस्वीरें पड़ी हैं जिनमें वो मीरा के साथ है। वो ऊपर देखता है और अपने कमरे के कोने में उसी लड़की की शैतानी आत्मा को पाता है जो दीवार से चिपकी हुई है, जैसे कोई छिपकली हो। आर्यन उसे घूरता है, डर से कांपते हुए, और तभी उसे गुड़िया बनाने वाले की बातें याद आती हैं। वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी, पर तुम न उससे दिल लगाना मना है। इस बार वो भूतनी उस पर झपट्टा मारती है और उसकी रूह को अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब आर्यन वही नहीं था, केवल वो गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो मीरा की आंखों में कभी हुआ करती थी। बाहर सुबह हो रही थी। समीर दरवाजा खटखटा रहा था। आर्यन, आर्यन, दरवाजा खोल यार। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। समीर ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस अंदर पहुंची तो कमरा खाली था। न आर्यन था, न कोई अन्य व्यक्ति। केवल वो गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पुलिस ने मामले को लापता होने की श्रेणी में डाल दिया। समीर वो गुड़िया लेकर गया। उसे लगा कि शायद इसमें कोई राज है, लेकिन उस रात समीर के घर भी वही हुआ। रात के 1 बजे गुड़िया की आंखें खुल गईं। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी फैलती है हर उस इंसान तक जो अपने टूटे हुए प्यार को वापस पाने के लिए कुदरत के नियमों को तोड़ना चाहता है। आर्यन की गलती ये थी कि उसने मौत को हराने की कोशिश की, लेकिन मौत को कोई नहीं हरा सकता। वो अंत है, और अंत के बाद जो आता है वो इंसान की समझ से परे है। रामनगर की उन गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि अगर रात को किसी घर से गुड़िया के हंसने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है कि वो आर्यन हो जो वापस आना चाहता है। लेकिन अब वो आर्यन नहीं रहा, वो उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। मीरा की आत्मा को शांति मिल गई होगी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन आर्यन की आत्मा आज भी उस गुड़िया में कैद है, चीख रही है, मदद मांग रही है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। क्योंकि जब इंसान मोहब्बत के नशे में अंधा हो जाता है तो शैतान भी फरिश्ता लगता है, और यही सबसे बड़ा सच है इस कहानी का। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।